गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं एंकर कुलदीप गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं KS1 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट 2021। ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड, एसोसिएट पार्टनर गिवोलाइट, फिजियो पार्टनर AOSM एंड वेन्यू पार्टनर फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी अकेडमी। और आपको बता दें कि डबल राउंड लीग का पूल बी के आज से यहाँ फिर मैचेस शुरू हो चुके हैं। और हम पूल ए की बात करें जिन्होंने टॉप 3 में जगह बनाई है, NK कबड्डी अकेडमी, प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी और बहनी स्कूल। वही हम पूल बी की बात करें तो कौन कौन सी टीमें हैं? अमित अशोक अकेडमी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ यहां पर एंट्री हुई है, वही दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन, नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, नरवाल गोल्डन क्लब एंड वॉरियर्स अरेना। तो आज का पहला मैच यहां पर शुरू होने वाला है पूल बी के अमित अशोक अकेडमी वर्सेज दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बढ़ते हैं पहले मैच के लिए। So please welcome on court the team Amit Ashok Academy. टीम के कप्तान आशु और लेफ्ट और राइट कॉर्नर की अगर हम बात करें मोहित और अक्षय, जो कि शानदार 2 कॉर्नर इस वक्त यहाँ पर अमित अशोक अकेडमी की ओर से। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन। प्रतीक भैया जो कि शानदार कैप्टनी से यहां पर करने के लिए बेताब इस वक्त यहां पर। तो हमारे तमाम ऑफिशियल इस वक्त कबड्डी के कोर्ट पर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। KS1 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट 2021 पूल बी के मुकाबले आज यहाँ पे शुरू हो चुके हैं और शानदार ये हमारा अरेना फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी अकेडमी। So I request you all the team from Kabaddi Adda, please welcome on court all the team members. तो जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, जितने भी यहाँ पर टीम मेंबर्स हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सभी अपनी सीट पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू K7 कबड्डी टूर्नामेंट। पूल बी का पहला दिन है जहां पहले मैच में AAA अकेडमी और DNH अकेडमी एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। AAA अकेडमी के प्लेइंग 7 की बात करें तो रेडिंग में सबसे आगे चल रहे हैं आशु मलिक, उनका साथ देंगे अंकित और रवि। वही अगर डिफेंडर्स की बात करें तो हमारे साथ है अक्षय, दीपक, रौनक और मोहित। वही DNH फाउंडेशन के टीम प्लेइंग 7 की बात करें तो हमारे साथ DNH टीम के कप्तान प्रतीक है रेडिंग में सबसे आगे। उनके साथ होंगे भारत और गोल्डी। वही अगर डिफेंडर्स की बात करें तो सबसे आगे चल रहे हैं यहाँ पे
हरदीप, नवीन, मोहित और प्रतीक हुडा। 7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट जो फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी गुरुग्राम में हो रहा है, अंडर 21 प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आशु की बात करें तो आशु का K7 क्वालिफायर्स के टाइम पे बहुत शानदार प्रदर्शन था। उन्होंने 52 रेड पॉइंट्स लिए थे। डीएनएच फाउंडेशन के कप्तान प्रतीक दहिया, जिन्होंने K7 क्वालिफायर्स में 55 रेड पॉइंट्स लिए थे 63 रेड्स में और 6 सुपर रेड किए थे। मैच की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला रेड प्रतीक दहिया डीएनएच फाउंडेशन की तरफ से जंप लगाकर 1 या 2 पॉइंट। पहले ही रेड में दीपक निवास हुडा के कप्तान प्रतीक दहिया ने 2 पॉइंट लिए, जर्सी नंबर 2 और जर्सी नंबर 55 ट्रिपल ए अकेडमी से। दोनों हुए मैच से बाहर। ट्रिपल ए अकेडमी के कप्तान आशु हैं रेड पर। Take over from where they left off. I think वो एक तरफ प्रतीक दहिया और दूसरी तरफ आशु मलिक, दोनों ने पहले ही रेड में अपने टीम के लिए पॉइंट्स का खाता खोला। इस समय पे भारत यहाँ पे रेड पर और हैंड टच का प्रयास करके, जी हाँ बिल्कुल, पॉइंट लिया। जर्सी नंबर 2 जो अभी वापस आए थे उनको वापस मैच से बाहर भेजा। Aparna, if you remember, Amit Huda Amit Ashok Academy had a fantastic right corner throughout the event. फाउंडेशन से प्रतीक दहिया रेड पर 5 के डिफेंस में। पिछले टूर्नामेंट में जब हमने देखा था, Pratik had a great average strike rate and it's probably the best strike rate in the tournament. So going into today's match, you would think Pratik is a top favorite to carry a very strong team through. But you know, we know the Amit Ashok Academy has made a few changes to their squad. They come in with a stronger defense. So if they can stop Pratik, this game will be a very exciting game to look forward to. I'm very interested to see how Ashu goes against a very strong DNS Foundation defense. So, you know, this game should probably hinge on the story of how the two Raiders perform. But I'm happy to be proven wrong by some of the very exciting defenders also on display today. बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद। यहाँ पे प्रतीक दहिया, जिन्होंने पहले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और आज भी आते के साथ ही उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। और यहाँ पे इस समय पे भारत रेड पर है। देखिए किस तरीके से वो बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफेंस में अक्षय भारत को मैट से बाहर ढकेलते हुए बहुत ही शानदार टैकल किया। किस तरीके से वो बिल्कुल सेंटर लाइन के पास थे, लेकिन अक्षय ने वहाँ पे डैश दिया और मैट से सीधा बाहर किया भारत को। पर ना, अगर आपने नोटिस किया था, भरत started his first raid as a left raider and on the second raid he moved in as a right raider. So it was the right cover who really stopped him, and
often it's very interesting to find raiders who play and both, who can raid from both directions, right? This is, I think, the second time that Ashu has already been pulled up. Do you know why the umpires are pulling up Ashu? Acha, it looks like a little bit of an altercation in terms of more than one person managing the team. I think on Kabaddi match, they're very particular that there's only one voice on the court to avoid too much distraction to the raider. What do you think about that? Do you think there should be more people allowed to chat on court, or should it only be one captain speaking? मेरे हिसाब से तो अगर एक से ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइन अल्टीमेटली ये जो गेम है, गेम का आउटपुट अच्छा होना चाहिए, गेम अच्छा होना चाहिए, स्किल्स अच्छे शोकेस होने चाहिए. अगर कैप्टन से अलावा भी कोई और है जो उस पूरी टीम को चला सकता है तो उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. Just to give viewers a context, let's just share with them what's happened, right? Pool A is already complete. We've had our top 3 qualifiers into the Super 6 from Pool A. Today is day 1 of Pool B, and this tournament has got another 5 days of Pool B matches, and then we head off into the really exciting Super 6 where the top 3 teams from both pools play each other. Oh, and that's a fantastic raid. Ashu continuing his form. That's 2 points at the same time. Fantastic डुबकी. अपर्णा, आपने आशु का एक स्टोरी किया था ना, उसके बारे में कुछ बताओगे? श्योर. आशु यहाँ पे डुबकी करते हुए जो अभी दिखाई दिए, एक बहुत ही शानदार स्किल का प्रदर्शन करते हैं. आशु की फेवरेट स्किल ही डुबकी है, और सिर्फ यहाँ नहीं, K7 क्वालिफायर्स में भी और उनके गांव में भी जहाँ भी वो जाते हैं डुबकी के नाम से ही जाने जाते हैं. मैं ये कह सकती हूँ कि आशु हमारे लिए फ्यूचर डुबकी किंग माने जाएंगे. आशु, और यहाँ पे प्रतीक को टैकल करते हुए जर्सी नंबर 55 में अंकित ने सिंगल थाई होल्ड किया और प्रतीक को वहीं के वहीं ढेर किया. देखिए किस तरीके से आए और प्रतीक हिल भी नहीं पाए यहाँ पे. The skill you just saw, no, Aparna, where the defender standing with the right corner, it's a very important skill to have your raiders to come in and put those tackle, right? The right raider is really attacking the right corner defender, and if the support defender comes in and puts this tackle, it puts the raider very off guard, and it's often seen that really good, strong defensive support of this nature drives a lot of results. As we speak, Ashu continues his form. Very good early exchanges. You know, it's nice to see the Amit Ashok Academy take a lead early on in the game. Just to give you quick context, I think the graphics, the score ribbon is a little off. The DNH Foundation is raiding on your screen from left to right, and the Amit Ashok Academy is really in dark green on the right hand side of the screen. So right now, if you're seeing, it is Amit Ashok Academy defending. So sorry about that, that will switch soon. आशु एक और बार रेड पर, और आते के साथ ही पॉइंट लिया. वापस गए. मैच के सिर्फ 6 मिनट हुए हैं और डीएनएच ऑलरेडी एक बार ऑल आउट हो चुकी है. यानी कि हम देख ही सकते हैं कि ट्रिपल ए अकेडमी, अमित एंड अशोक अकेडमी के रेडर्स और डिफेंडर्स दोनों ही काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे अपने मैच का प्रदर्शन दिखा रहे हैं. पहले 6 मिनटों के अंदर अंदर उन्होंने यहाँ पे और एक और टैकल होता हुआ नज़र आ रहा है. देखिए किस तरीके से प्रतीक दहिया यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं. एओएसएम से फिजियो टीम हमारी यहाँ पे मैट पर मौजूद है. That looks a little scary. I think from what I can see on the mat, you know, he's needing care. They will have to take him off the mat soon. You know, we hope he's keeping well. And that looks, oh, it looks like a very solid hit on the neck. Hopefully he's good. It's good to see Parthik up and moving. I think he'll took a strong knock. Will take him some time to, you know, recover. I hope this gives him, he has the time to get back on mat soon. This is integral to making this match look
competitive. DNH Foundation is already lagging behind a bit. Can the support rating squad quickly step up in these times is really the question, Aparna. We had seen through the qualifying event that Partik was leading the rating department for his team very strongly. So hopefully that's a little different. There's more support rating happening in this event. We already saw Bharat rating very well in his early raids. He will have to carry the team till Partik is able to come back on mat. बिल्कुल अरविंद, यहाँ पे भरत जो है वो एक नए प्लेयर हैं डीएनएच फाउंडेशन के लिए, जो यहाँ पे इस मैच पर खेल रहे हैं और प्रतीक के बाहर जाने के बाद भरत को ही ये पूरा भार अपने कंधे पर लेना होगा और इसी वजह से वो अभी हमें रेड पर भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रिपल ए अकेडमी से लीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रिपल ए अकेडमी की लीड अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डीएनएच फाउंडेशन काफ़ी पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे भरत जंप करते हुए और बहुत ही करीब, क्या यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे भरत ने, देखना ये होगा रेफरी का क्या इशारा है। That's a case of so close yet so far. Look at that, those fingers. Oh my God, that is a few millimeters off crossing. The rule, Aparna, as you know very well, is that at least one part of a finger has to be over the midline. Sadly, that wasn't the case. It was a very interesting raid by Bharat, trying a jump over the chain, but the defenders were up to the task. और उसी साथ में आशु आए हुए रेड के लिए। अभी तक डीएनएच फाउंडेशन ने प्रतीक को रिवाइव भी नहीं किया है। We have to also find if Partik is fully fit to play again, right? जी हाँ, बिल्कुल। उस रेड में प्रतीक को जिस तरीके से चोट लगी थी उससे अभी तो प्रतीक को शायद ही बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एओएसएम की टीम है जो यहाँ पे फिजियो पार्टनर हैं और वो यहाँ पे प्रतीक की देखरेख इस समय पे कर रहे हैं। टाइम आउट अभी लिया गया है। दोनों ही टीम के कोचेस अपनी टीम को यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ बदलते हुए हम देख सकते हैं, डीएनएच की स्ट्रैटेजीज़ और यहाँ पे ट्रिपल ए के कोच उनके साथ। Aparna, if you're seeing Amit Hooda is also here, giving a lot of encouragement to his team. I think it's very exciting to see these top stars coming along, to support their teams and push them along to perform the best, right? This platform is so important for all these children. They have not been able to play kabaddi for a long period. The last tournament I think most of these kids have played is the K7 qualifiers, which was in March. And at some level as an athlete, you need opportunities to continue to keep showcasing your talent. And when those opportunities don't come by, the pressure on an athlete is very high. That is what for me was very exciting with what Kabaddi Adda did with the Man Ki Jeet campaign also, helping athletes start addressing their mental health issues, right? As we speak, Ashu continues to get points. बिल्कुल सही कहा। इस समय पे ये जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इससे पहले शायद इन्होंने मार्च में ही लास्ट खेला था और यहाँ पे आशु जिस तरीके से पॉइंट्स ले रहे हैं, आशु के इन स्किल्स को देख के तो ये लगता है कि आशु पूरी तैयारी के साथ आए हैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट में। अमित एंड अशोक एकेडमी का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डीएनएच फाउंडेशन अभी भी वही अटकी हुई है। वहीं डीएनएच फाउंडेशन के मैट के साइड पर सिर्फ 3 ही खिलाड़ी अभी मौजूद है। रिवाइवल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन डिफेंडर्स यहाँ एक के बाद एक पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। Because it's a very tough time for the DNH Foundation. They've just, their captain got tackled in a raid. You don't know if he's injured, if he's going to take mat again. He's still not been revived. If the DNH Foundation has to go into an all-out to revive their captain, it's not going to be easy. And I can see the backup players warming up. So you don't know if Partik is going to be able to even take the mat again, right? So it's a very tough time for the DNH Foundation. Goldie, on the other hand, had a very good qualifying event. I'm looking forward to him coming in and stepping up in this gap. But it is a tough time to kind of quickly recover. You're already behind a few points. Your captain's out. Things seem to be tough for the DNH Foundation currently. So the question is, can the team stand up quickly and be counted today at this point when things are tough? ऑफ कोर्स अरविंद, क्योंकि अभी सिर्फ
10 मिनट ही इस मैच का हुआ है, अभी हमारे पास 30 मिनट और हैं और 30 मिनट में बहुत कुछ बदल सकता है। डीएनएच फाउंडेशन यहाँ पे अभी सिर्फ 4 पॉइंट पर है, लेकिन हमने ऐसे स्कोर पहले भी देखे हैं पूल ए के दौरान, जहाँ पे अच्छी खासी लीड को 5 मिनट के अंदर अंदर बदलते हुए हमने देखा है। तो यहाँ भी कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही टीम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सुपर टैकल सिचुएशन में। और यहाँ पे आशु जंप करते हुए देखिए एक और शानदार 2 पॉइंटर रेड आशु मारते हुए, और इसी के साथ डीएनएच फाउंडेशन को ऑल आउट की तरफ ढकेलते हुए। एक जंप और दूसरा फ्लाइंग, यस, फ्लाइंग टच के साथ आशु वापस। पॉइंट्स का डिफरेंस और भी बढ़ गया है। आखिरी खिलाड़ी मैट पर मौजूद है डीएनएच फाउंडेशन के, गोल्डी, इन्हीं के हाथों है ऑल आउट का पूरा भार। या तो ये ऑल आउट बचाएंगे या अभी मैट से बाहर जाएंगे। And as you speak, Aparna, the left defense of Amit Ashok Academy takes out Goldie. अभी पिछले टूर्नामेंट पे तो हमने देखा था कि गोल्डी was being a very strong second defender. इस गेम में it looked stronger with DNH Foundation having come in with an additional raider in Bharat. अभी हम मैट के अभी ब्रेक के बाद हम देख रहे हैं, and wow, it's good to see Partik is back on mat. I am very happy to see that. You know, I'm sure he's taken a strong knock. But as a captain who's going to inspire his team, this is a great moment. And as we speak, DNH Foundation takes down Ravi from the Amit Ashok Academy. What is interesting is that the Amit Ashok Academy have a left raider in Ravi and a right raider in Ashu. And you know, it is the right raider who is running through. If you have a second right raider, that's probably what they should be using. ये बहुत ही एग्रेसिव था, ये बहुत ही एग्रेसिव था। अगर हम देखें इस रेड को, किस तरीके से पूरे डिफेंस ने भरत को उठाया और पीछे दे पटका। इतना एग्रेशन ट्रिपल ए एकेडमी के डिफेंडर्स यहाँ पे लेकर आए हुए हैं इस मैट पर। जर्सी नंबर 55 में ट्रिपल ए एकेडमी से है अंकित रेड पर। अंकित K7 क्वालिफायर्स के टाइम पे शहीद भगत सिंह युवा स्पोर्ट्स क्लब के मेन रेडर थे, और यहाँ इस समय वो ट्रिपल ए एकेडमी में ट्रांसफ़र होके उस टीम के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। खाली हाथ वापस प्रतीक दहिया इंजरी के बाद वापस आ चुके हैं मैट पर। हालांकि प्रतीक दहिया के जाने के बाद ऑल आउट हुआ, टीम का स्कोर काफ़ी पीछे चले गए हैं, लेकिन यहाँ प्रतीक वापस आ चुके हैं जो कि अपनी टीम के मेन रेडर हैं। पॉइंट्स लेने का प्रयास कर रहे हैं। See, it's always tough to come back from an injury, and Parthik looks a little hammered, so he'll need the time to build back. You know, the rest of the team has to step up. The defense really has to perform. You know, the biggest challenge I have seen today is that the DNH Foundation defense is really struggling. In the qualifying event, they had Ankush Ashok who was playing in the left corner, and you know his absence in the squad is definitely left a gaping hole. You know, they're not able to put the pressure on the right raider as they would have been able to do with the defender of the quality of Ankush playing in the left corner. So sometimes, you know, having your squad retained predominantly from the qualifying, having a squad that is played together, playing again, really helps. And today you're seeing that a team as strong as DNH Foundation is also struggling in the absence of one or two quality defenders. So not always about raiding, as I said in the start. Oh, that was so close. It looked like a raid where Parthik would take off 4 people, and on screen you see Amit Hooda very happy to see his team performing. ये देखिए बहुत ही करीब थे, लेकिन पॉइंट नहीं लेकर आ पाए और मैच से बाहर वापस चलेगा। अब देखना ये होगा कि प्रतीक के मैच से बाहर जाने में क्या टीम दोबारा बिखर जाएगी या उनको रिवाइव भी कर पाएगी। यहाँ 2 पॉइंट लेते हुए अंकित। You know, on my fantasy team, I had picked Ankit, and you know, I am betting Ankit to be the dark horse of the game. Of course, Ashu's having a great game, but I had always picked that Ankit would hopefully be one of those dark horses, and it's really good to see him perform. Ankit was a good support raider in the previous phase also, but him stepping up, getting a lot of raids, is a good reflection of team strategy, right? Getting all your players playing is something that teams have to do a lot. बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे देखिए अंकित रेडिंग के साथ साथ डिफेंस में भी अपना पूरा हाथ आजमा रहे हैं। अंकित क्वालिफायर्स के दौरान
शहीद भगत सिंह युवा स्पोर्ट्स क्लब के मेन रेडर माने गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, जिस वजह से उनका ट्रांसफ़र ट्रिपल ए अकेडमी में हुआ और अब वो ट्रिपल ए अकेडमी के लिए खेल रहे हैं। आशु यहाँ सुपर टैकल सिचुएशन में देखिए, आशु के लिए ये बहुत आसान होगा। आशु को हमने पहले भी ऐसे सिचुएशन से पॉइंट्स निकालते हुए देखे हैं। But Aparna, it's always tough for a raider to raid when there are two defenders on mat, however good you are. The pressure is too much. A good defense will make the raider run from end to end. It's never an easy point, right? It's tough for both sides. And I'm expecting that the DNS Foundation will pull off a super tackle. They seem to have, decided it's high time that they step up. Let's hope for a super tackle. I'm looking forward to a very interesting super tackle happening right now. सुपर टैकल देखने के लिए तो हम भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम आउट के बाद देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज़ में क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे नवीन और प्रतीक हुडा है रेड पर। प्रतीक हुडा डीएनएच फाउंडेशन के एक नए खिलाड़ी हैं। नवीन हालांकि उनके एग्जिस्टिंग टीम से हैं। नवीन का पहले भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। As we come out of this timeout, Aparna, it's a good time to take context, right? Now this match is important, but it is not do all and end all. Every team in Pool B play 8 games, so this is just 1 out of 8 games for both teams. Important to get your tournament off to a good start, so both teams will be looking for it. But it's also important to make sure you understand which team combination works. And as we say, oh, that, the super tackle looks, that is such a good pull. Aparna, I just told you, we should be looking forward to super tackle. Don't write off this defense yet. I think the DNS Foundation is back. They are fighting and they are going to put it in. There was a little bit of a jersey pull there. Luckily for DNS Foundation, the referees didn't catch that. And Bharat is back raiding. Let's see what Bharat can pull off now. भरत आ तो गए वापस, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा। अरविंद, जैसे आपने बताया कि डिफेंस अभी भी कमज़ोर नहीं पड़ा है और डिफेंस यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। एक और बार उनके पास मौका होगा उसी तरीके का सुपर टैकल करने का। दोबारा से नवीन और प्रतीक हुडा यहाँ पे मैट पर है, लेकिन इस बार रेडर हैं। अंकित पॉइंट लेकर वापस गए। अब आखिरी खिलाड़ी मैट पर मौजूद हैं डीएनएच के। अगर डीएनएच के प्रतीक यहाँ पे पॉइंट लेकर आ गए इस बार तो ऑल आउट बच जाएगा, लेकिन अगर नहीं ला पाए तो प्रतीक हुडा के साथ साथ पूरी टीम को ऑल आउट। और यहाँ पे देखिए प्रतीक को बाहर किया। प्रतीक के साथ ये डीएनएच फाउंडेशन का इस मैच के दौरान दूसरा ऑल आउट है। हम यहाँ पे डीएनएच को पीछे बैठा हुआ देख सकते हैं। अपनी टीम की तरफ उनकी नज़र है, अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं। Aparna, something I have heard Deepak often speak about is fitness. And at this point in a game like this, what will probably matter is how fit Parthik Daya is, how well is he going to carry the team, how hard can he push from here on. He's obviously, a little rattled still from his injury. And managing, delivering a performance when you're so behind at such an early stage in the tournament, it's really important that someone like Deepak Hooda tells the team what it takes to come back. We have seen him carry his team, the Rajasthan, the senior nationals, to some fantastic performances. They have been, in the playoffs for the last 2 years in a row. It's not an easy one. So there you see Mr. Deepak Hooda on screen with Vikas Gautam, CEO of K7. It's really good for me to see young players getting motivated from the Indian captain, the Indian right corner in Amit Hooda, and seeing all of these players come here, help their teams, push their teams to excel. Seeing the way the teams prepare was really fascinating to me. They all showed up an hour and a half before the match. They were here doing their warm-up. The intensity was so high, it was so palpable. The excitement was palpable. And as we saw in Pool A, I'm looking forward to a lot of very exciting games in this pool. Strong teams going up against each other. While it's looking one-sided today, I don't think the rest of the pool is going to be anything like this. I actually think the DNH Foundation is going to push a comeback from here. What do you think? उम्मीद तो मुझे भी अरविंद यही है कि यहाँ पे डीएनएच वापस आएगी, क्योंकि अभी भी इस मैच का पूरा हाफ बचा हुआ है और 2 मिनट से ज़्यादा का समय फर्स्ट हाफ का भी बचा हुआ है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कबड्डी का गेम है जहाँ पे हर 1 मिनट में पूरी टीम
बिल्कुल बदल के आ सकती है। और यहाँ पे प्रतीक उसका एक नज़ारा दिखाते हुए डुबकी के साथ यहाँ पे प्रतीक ने लिया एक पॉइंट। As you might have seen, Partik was claiming more than one. Let's look at that. Oh, I don't think so. I think he's just touched the same defender twice. It would have been good if he had got both points. You know, he needed that. He needed that to do himself a world of good. He needed that. I think one challenge though I'm seeing today is Partik is relying on the dubki a lot more. In the qualifying event, he focused on a wider range of skills. He went hard for the running hand touch on the right cover. Today he's not doing that. He's not attacking the right corner with a hand touch. Oh, that is an important moment. Ashu has been running amok again within the DNH defense. Take him out is probably a very important step. Can DNH Foundation convert this to an all-out? Can they push the Amit Ashok Academy to an all-out from here? Oh, Bharat just missed it. Oh my God, that looks so close. Do you think he crossed? इट वॉज़ वेरी क्लोज, लेकिन एक और बार देखिए, हम यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं हाइलाइट्स में, नहीं, सेंटर लाइन के बीचों बीच उनकी उंगली पहुँची लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। और एक और रेड उनका इसी तरीके से हुआ जहाँ पे उनको फिर से मैच से बाहर जाना पड़ा। You know, I think we should continue to keep our eye on Ankit. As I pointed out to you, my dark horse for the tournament. Ankit is having a great game. He's put in, I think, 3 tackles already. He's raiding well. He seems to be the X factor that the Amit Ashok Academy was missing in the qualifiers. They had to barely qualify. They needed to get a wild card to qualify for the event today. And you know, they are showing us that that wild card was very, very well deserved. Yeah? Given how much they're pushing one of the favorite teams, DNH Foundation, this is very exciting times. Watch Amit there on your screen in jersey number 55, just standing with the right corner. Oh, that is another very aggressive tackle. The left corner and right corner are pounding Partik to it today. This seems like a team in with a plan, Aparna. Very, very scary for a raider to see both corners working so well, so together. Very exciting times. आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी अरविंद। यहाँ पे AAA अकेडमी जो है, उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो प्लानिंग ये करते हैं, पिछली बार क्वालिफायर्स के बाद मेरा एक विज़िट हुआ था उनकी एकेडमी में, जहाँ पे मैंने अमित, अशोक और उनकी पूरी टीम से बात करी थी। और मुझे वहाँ पे पता चला था कि उनकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग 7 दिन पहले से चल रही थी कि किस तरीके से किस प्लेयर के अगेंस्ट किस तरीके से खेलना है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ अमित यहाँ पे खेलते हैं। और अमित एक और बात बोलते हैं कि आप कभी भी जीतने की तरफ मत देखिए, आप सिर्फ अपने खेल पे ध्यान दो। आप अगर अच्छा खेलोगे तो आप जीतोगे। पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है, कैसे करना है, उस चीज़ का कोच ध्यान देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे ध्यान दो। आपका गेम अच्छा होना चाहिए। आप कितने पॉइंट्स ले रहे हो उस पर आप बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। और कहीं ना कहीं वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ गेम पे ध्यान दे रहे हैं और स्ट्रैटेजी बनाने का काम कर रहे हैं रेडर्स। मैच का पहला हाफ ख़त्म हो चुका है, 33-11 का स्कोर है। AAA अकेडमी ने अब तक 14 रेड पॉइंट लिए हैं और 13 टैकल पॉइंट लिए हैं। देखिए कितनी बराबरी का इनका रेडिंग और डिफेंस दोनों में चल रहा है। वही अगर हम DNH की बात करें तो 7 पॉइंट उन्होंने रेडिंग में लिए हैं और 4 डिफेंस में। You know, Aparna, thank you so much for sharing that story. It's very inspiring to hear coaches preparing well in advance. You know, the K7 Kabaddi tournament is intended to be a platform, and when you see coaches taking it with the intensity that it should be taken, seeing players taking it with the intensity that it should be taken. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट पूल बी का डे 1। और इन सभी युवा प्लेयर्स के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ हैं भारतीय टीम के कप्तान, अर्जुना अवार्डी, साउथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट दीपक निवास हुडा, और उनके साथ हैं द लिटिल डिफेंडर अमित हुडा। सो प्लीज वेलकम दीपक निवास हुडा एंड अमित हुडा। तो आ चुके हैं मैट पे दीपक निवास हुडा, और इस टाइम ये ब्रांड एम्बेसडर हैं टीम DNH फाउंडेशन के। तो बात करेंगे दीपक निवास हुडा से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्वालिफायर्स के बाद स्टेज अप में DNH क्या कुछ अलग करने वाला है, और जानने की कोशिश करेंगे K7 इस स्टेज अप टूर्नामेंट के बारे में दीपक निवास हुडा से।
सर प्लीज़ टेल मी, अभी आपने क्वालिफायर्स में देखा, अब वापस आपकी टीम आई है यहाँ स्टेज अप में, क्या अलग एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? सभी टीमें काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। मैंने सारे मैच देखे हैं तकरीबन। जैसे जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें बैनी स्कूल था, प्रवीण तस्वीर एकेडमी, खोखर एकेडमी, सारी टीमों ने काफ़ी बेहतरीन खेल खेला। तो आज पहला ही दिन है, एक दो बच्चे को फीवर था तो इसलिए थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम पूल का टॉप करेगी। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि टीम की तारीफ के लिए, टीम बेहतर है हमारी। एक दो लड़का साई से भी हमारे लेफ्ट कॉर्नर जैसे हरदीप लड़का काफ़ी अच्छा है, हमारे रेडर्स भी ठीक है। और देखो टीम सारी बराबर होती है, वो खेलने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा खेलते हैं। कोई अगर अच्छा खिलाड़ी भी अगर अच्छा अपना 100% नहीं देता है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो टीम सभी बेटर है और मुझे लग रहा है इस पूल की टीमें काफ़ी टफ है सारी, तो अच्छा खेल खेलेंगे। रिजल्ट तो हमारी जो हम जो अपना 100% देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा रिजल्ट आया है। तो अभी शुरू ही आज पहला दिन है, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छा खेलेंगे। और K7 स्टेज अप के इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे इन युवा खिलाड़ियों को जो ये मौका मिल रहा है? और जैसे सभी लोग PKL में आप लोगों पे नज़र रखते हैं, अमित भाई हैं, आप हैं यहाँ पर, ड्रीम 11 पे लोग अपने टीम्स बनाते हैं, ये आज युवा खिलाड़ी ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पे हैं, फैन कोड पे ये टूर्नामेंट लाइव आ रहा है, तो इस प्लेटफॉर्म का कैसे ये खिलाड़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और इनका करियर आगे जो बढ़ेगा उसमें कैसे इनको हेल्प मिलेगा? किसी भी खेल का फ्यूचर है तो उसका यूथ होता है, और ये हमारे यूथ के लिए हो रहा है तो सबसे खुशी की बात हमारे लिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वही भविष्य है हमारे खेल का। आगे चल के इनको ही प्रो कबड्डी भी खेलना है, हमारे देश के लिए भी खेलना है, हम सबका नाम ऊंचा इनको ही करना है। तो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि हमारे बच्चों को कुछ मिल सके खेलने के लिए, और यहाँ से वो प्रो कबड्डी लीग के लिए सीखेंगे। उनका एक बेस मिला है, ये प्रो कबड्डी से कम नहीं है स्टेज अब इनके लिए, तो ये काफ़ी अच्छा तैयार किया आपने। मुझे तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी है कि इसकी वजह से इतने सारे बच्चों में एक नई रुचि आएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से कबड्डी बंद पड़ा था हमारा, क्योंकि कोरोना की वजह से महामारी ने काफ़ी रोक रखा था, और अभी एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में, ये सब K7 की बदौलत। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे दीपक निवास हुडा, भारतीय टीम के कप्तान। अब बात करेंगे हम अमित हुडा से और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी टीम ये ब्रांड एम्बेसडर हैं AAA एकेडमी के। तो बात करेंगे अमित निवास हुडा से और जानने की कोशिश करेंगे किस तैयारी से आई है AAA। नमस्कार जी सभी को। पहले तो जितने भी यहाँ पे दर्शक आए हैं और काफ़ी कोचेज आए हैं और काफ़ी बच्चे हैं छोटे, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा मिला है नए बच्चों के लिए, और आने वाले फ्यूचर में इन्हीं में से कोई इंडिया प्लेयर होगा, इन्हीं में से कोई। अभी प्रो कबड्डी में तो लगभग सारे ही जितने भी बच्चे खेल रहे हैं नए, मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सभी। सारे मैच मैंने देखे हैं, पहले जो पूल A के मैच हुए थे वो भी देखे हैं मैंने, उसमें भी काफ़ी बच्चे टैलेंटेड है जो कि आने वाले सीजन में प्रो कबड्डी में खेलेंगे, मेरे को उम्मीद है उन्हें। तो आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, आपने प्रोबेबली जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, वो सब टूर्नामेंट्स खेल के किया होगा। उस टाइम पे क्या कुछ ऐसा होता था, और अगर ये टूर्नामेंट आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले होता तो क्या होता? आज से अगर 5-7 साल पहले अगर ये टूर्नामेंट होता तो हम भी इसमें खेलते मिलते आपको। तो वहाँ पे जैसे अभी सोनीपत में स्टार्टिंग हुई थी उससे काफ़ी बेटर अभी तैयार किया, उससे पहले से ज़्यादा इसमें मतलब इम्प्रूव हुआ है आपके कैसे उनके टूर्नामेंट में। और आने वाले जो नवंबर में आप बोल रहे हो लीग है, जो 6 टीमों बचेंगे उनमें से, तो मेरे को लग रहा है वो इससे भी अच्छा होगा, मेरे को यही उम्मीद है। बिल्कुल, ये आपके उम्मीद पे हम पूरे खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और थैंक्स अ लॉट कि आप दोनों ने अपना समय निकाला, सुबह के वक्त आप यहाँ पर आए, इन बच्चों को आपने मोटिवेट किया। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Vikas, for that interview. Aparna, as you heard, you were alluding to, right? Great platform for the young kids, very important platform to test performance under pressure, and most importantly, a platform to say how would you showcase your skills to the country, right? If you're a young upcoming player in the country, in kabaddi, in a sport that is so popular, it's the second most popular sport in India today, and it's really surprising that there isn't a platform of this nature yet, right? I think this opportunity that the kids are getting, playing here, being live on fan code, having so many people follow them, having people create teams on Dream 11, people talking about players, their stars, their performances, their interests,
these are all opportunities that you would kill for as a youth player. The pressure that comes with it, of course, is something you have to learn to handle. If you aspire to play for India, you aspire to bigger things, you have to learn to handle pressure. And these platforms like these are the ones that help you start with pressure. So as we see, DNH Foundation starting with a different raider, Sahil is coming in. Can he do something different? Because the Amit Ashok Academy seems to have a good measure of Partik. Can Sahil be the one who rattles the defense a bit? साहिल को तो खाली हाथ वापस जाना पड़ा, लेकिन यहाँ आशु दोबारा आ गए हैं रेड पर। जैसे कि अभी आप अरविंद बता रहे थे कि डीएनएच फाउंडेशन के एम्बेसडर दीपक निवास हुड्डा ने बोला कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इन बच्चों के लिए, इन प्लेयर्स के लिए, अपना अपने स्किल का शोकेस करने के लिए। वहीं अमित हुड्डा यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर मैं इस समय अंडर 21 में होता तो मैं ये टूर्नामेंट में खेलने के लिए ज़रूर आता। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो ये प्लेयर्स इतने बड़े बड़े यहाँ पे बोलते हैं, ये सेम चीज़ें ये अपने टीम्स के साथ भी शेयर करते हैं, जिस वजह से उनकी टीम्स इतनी मोटिवेटेड नज़र आती है। यहाँ पे ट्रिपल ए अकेडमी से रविश रेड पर, लेकिन रविश को कर लिया गया टैकल राइट कॉर्नर में, जर्सी नंबर 7 में। डीएनएच फाउंडेशन से प्रतीक हुड्डा ने। The score ribbon is now indicative of which team is on which side. The Amit Ashok Academy is on the left of your screen, and it's now Bharat raiding from the right to left. Bharat from DNH has started the game well. Oh, that is... Is it 2 points? Is it 3? It is a super raid. It is 3 defenders. This is a good moment. I think this is a moment that will turn this game around. A super raid. If they can push this over into an all-out from here, taking out the cover, and the entire left side of the defense, Bharat has taken out in one raid. Can Ashu revive his team, or can DNH Foundation sustain their momentum from here? If they can sustain the momentum from here, push the Amit Ashok Academy to an all-out, then we have a game on our hands. This raid is going to be a very pivotal moment. ऑफ कोर्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेड था भारत के लिए और डीएनएच के लिए। यहीं पे आशु खाली हाथ वापस जाते हुए, अभी सिर्फ 3 ही प्लेयर मौजूद है ट्रिपल ए अकेडमी के, और भरत एक और बार जो अभी बहुत ही शानदार रेड करके गए और पूरे डिफेंस को तोड़ कर गए, वो दोबारा से रेड करने आएंगे। लंबी कद के रेडर हैं, और यहाँ पे आशु जो कि एक मेन रेडर हैं अपनी टीम के, यहाँ पे डिफेंस के साथ अपनी टीम को बचाते हुए एक कप्तान और एक अच्छे खिलाड़ी का प्रदर्शन करते हुए। देखिए किस तरीके से आशु ने भरत को यहाँ पे मैच से बाहर भेजा। भरत जिन्होंने उनकी पूरी टीम को तहस नहस करके रख दिया था। आशु की बात करें तो उनके कान में आपको एक टेप दिखाई देता होगा अरविंद, वो आशु को बाली वहाँ पे पहनते हैं अपने कान में। उनके पूरे गांव में आशु को बाली वाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये बाली पहनते हैं। आज यहाँ पे वो उतार कर आए हैं अपनी बाली, लेकिन लक उनका नहीं उतरा है। अभी भी वो अपने टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भरत दोबारा मैट पर आ गए हैं, जिनको अभी बाहर भेजा था, और एक और शानदार टैकल, सुपर टैकल होता हुआ। Aparna, one problem the DNH Foundation is going to face is they do not have a short raider. And I have heard a lot of coaches say when there are 3 defenders on the mat, it is very tough for a long raider, for a tall raider to manage. When the defense gets into his legs, he's bound to fall. And when you have a short raider, you have the ability to force the defense to get lower, to get in. You have the opportunity to take in a jump. The mistake they made in the previous raid and this raid is both to send Bharat again. Bharat is obviously he struggled in the super tackle situation. This is where teams have to get their strategy right? You need to have a raider assigned to perform, and there is a super tackle situation. You need a raider who will perform, and there are 4 or more defenders. I think all of these levels of thinking need to come. While like Deepak and Amit said in the halftime, it is a great platform. It's also an important platform for the coaches.
It's a platform for coaches to showcase how they think about the team, how they think about the players they send at different points. It's a showcase for captains. Can captains make those clever decisions to say, this is the person who will raid now, this is the person who will raid then? These kind of real-time decisions are often what make and break a match. Right now, they have lost 4 points in super tackle situations, sending in a raider who's gotten tackled once, sending him in again. So getting this sort of thinking correct is very important. Of course, the DNH still needs to get Ashu out. They haven't been able to achieve that. Let's see if they can tackle Ashu down. And I am seeing the tape that you spoke about Aparna on his right here. Looks very. आशु अपनी टीम के लिए ये एक और पॉइंट लेते हुए, आशु ने स्टार्टिंग मैच के स्टार्टिंग से ही अब तक पॉइंट्स पे पॉइंट्स लेने का, यहाँ 2 पॉइंट मिले हैं, एक नहीं 2, थाई होल्ड का प्रयास और उड़ते उड़ते एक और हैंड टच करके 2 पॉइंट लिए हैं। यहाँ आशु की बात करें तो उन्होंने K7 क्वालिफायर्स के टाइम पे भी अकेले रेडर थे अपनी टीम के लिए और पूरे मैच में उन्होंने अपने ऊपर पूरा भार अपने ऊपर लिया हुआ था। उन्होंने अपने कोच को कह रखा था कि आप मुझ पे ये चीज़ छोड़ दो, ये मैच मैं जीतूंगा। और जब भी उन्होंने ये बात बोली थी वो मैच जीत कर आए थे, अकेले रेडर के बलबूते पे उन्होंने मैचेस जीते थे। लेकिन यहाँ प्रतीक दहिया खाली हाथ वापस जाते हुए नज़र आए। आशु मलिक एक और बार 39-16 का स्कोर है, काफ़ी बड़ा लीड है इस समय पे अमित अशोक अकेडमी के पास। Aparna, I am looking at the live stats on kabaddiyadda.com, and while I look at the stats, there is a fight going on mat. You know, the stats are painting a very a picture of this game, right? While Pratik Hooda is the lead player for the DNH Foundation, it's a very tough match, right? As we said at the start, it's a kind of game where you would think that it should be pushed by the Raiders. Pratik Dahiya is only the 3rd most important player, right? Pratik Hooda has already taken 6 points, 1 raid point obviously when he was the last man standing, and 5 tackle points. Bharat Naresh has been the 2nd most valuable player, getting 4 raid points in 9 raids, and Pratik Dahiya has only managed to get 3 points in 9 raids. While all this confusion happened, let me also tell you about how Amit Ashok Academy is doing. You've got Ashu, who's already taken 14 raid points, 14 points, 12 of those in raid, and that one super tackle that we saw, which he very ably stopped Bharat in. Having, not just Ashu, but also Ankit taking raid and tackle points, and Mohit taking 5 tackle points, all of which I think would have taken down mostly Pratik Dahiya and, hammered him. I think it is really a complete team performance from the Amit Ashok Academy right now. DNH Foundation need to get their act together. They need to get their plan together. They need to figure out what next. I would think that this game is really not going to be turned around for lack of a miracle. Pratik doesn't look fully fit to pull off the miracle. Can they pull it off? I'm not sure. While I would have really wanted it, I would have liked it. The super tackle happened when I asked for it. But the DNH Foundation hasn't taken it forward from there. Hopefully they take learnings from this game. What are the learnings you think they should take away from this game? आई थिंक कि उनको यहाँ पे अपने डिफेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम रेडिंग की बात करें तो रेडिंग में प्रतीक हुडा है जो प्रतीक दहिया है जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भरत है जो यहाँ पे उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम प्रतीक हुडा की बात करें, उनके अलावा डिफेंस में कोई भी पॉइंट्स लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ प्रतीक हुडा ही हैं जिन्होंने अब तक 5 पॉइंट लिए हैं इस मैच में। DNH फाउंडेशन को 1 पॉइंट मिला, जर्सी नंबर 4 को बाहर भेजा गया। कंफ्यूजन दूर हुई ऑफिशियल्स और रेफरी के डिस्कशंस के बाद, जिस वजह से भरत मैट पर आ गए थे। तो आपको मैं ये पूरा सिचुएशन जो हुआ था आपको मैं बता दूं। पॉइंट लिया गया था DNH फाउंडेशन के कैप्टन प्रतीक के द्वारा,
और उसके बाद वो पॉइंट मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन भरत मैट पर आ गए थे। जैसे ही भरत मैट पर आए, आशु वहाँ रेड पर जा रहे थे। आशु ने देखा कि वहाँ पे भरत को मैट पर नहीं होना था, तो आशु ने भरत को पीछे जाने को बोला और भरत पीछे चले भी गए, जिस वजह से ये पूरा कन्फ्यूजन शुरू हुआ। और उसके बाद ये टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया और अब वो पॉइंट DNH फाउंडेशन को दिया गया है। 39-17 का स्कोर है इस समय पे। मैच के 13 मिनट 57 सेकंड्स अभी बचे हैं। It's really a comedy of errors, Aparna. I think there was a little bit of confusion all around. People didn't know what to do. It's the heat of the moment. There is one team which is lagging behind. They get the point. It's not awarded. If I am the captain, I would have brought the roof down. I am not surprised that they didn't. These are really disciplined players. The fact that they're not bringing the whole roof down is something you should give them credit for. And as we speak, Ashu continues his reign. I would have to call it Ashu's reign of terror while it's raining outside. The big challenge the DNH Foundation is seeing today is, the ineffectiveness of their right defense. Ashu is running through their defense. I would have thought having a strong right cover would have been integral to make this work. A good right cover with a right corner standing right behind that would have really been a valuable asset. As I just spoke, you saw what the right cover did to Partik, right? The right cover put in the dash at the right time. It stymied the progress of Partik, and the minute that dash came in, just watch this. Jersey number 10 put in the block, the left cover supported, and then the left corner came in. This ability of getting good timing on important moments is a real hallmark of a strong cover defender. DNH Foundation is honestly struggling today, right? They haven't gotten their act together. They haven't gotten off the blocks fast enough. Question is, what will they take away from this match? How quickly can they rebound from this? I think they have a second game today in the evening session. So what do you think their coach will be telling them? What do you think Deepak will be telling them? As far as I have seen Deepak, वो अपनी टीम को जब मोटिवेट करते हैं, वो ऐसे टाइम पे जहाँ पे टीम्स मैट पर खेल रही हैं, वहाँ पे वो पूरा के पूरा भार जो है वो उनके जो कोच हैं जगमाल सिंह, जिन्होंने दीपक को भी तैयार किया है शुरू से, वो उन्हीं को देकर रखते हैं। वो बीच में जब मैच चल रहा है वहाँ पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद जाते हैं और हर एक टीम अपने हर एक प्लेयर को टीम के एक एक करके उनकी गलतियां बताते हैं और उनको किस तरीके से सुधारना है वो भी बताते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मैच के बाद कि वो क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे बैठ के नोटिस कर रहे हैं एक एम्बेसडर होने के नाते अपनी टीम का, और वो चीज़ यहाँ पे बताएंगे। देखिए, एक और पॉइंट आशु लेते हुए, 3 का डिफेंस था, बहुत आसानी से ये पॉइंट दिया आशु को। जर्सी नंबर 10 काफ़ी आगे आकर मोहित यहाँ पे उनको टैकल का ट्राई कर रहे थे, लेकिन आशु टर्न के साथ सेंटर लाइन के और एक और पॉइंट यहाँ भरत जर्सी नंबर 4 में डिफेंडर को बाहर किया। See, on that raid, Bharat tried something very interesting, Aparna. If you look carefully, as they're showing, the defender came on him. He tried to throw the defender over the midline. If he had retained his hand in this half, he could have attempted another few points. I think the defender was smart enough to push Bharat's hand over, so he was limited to 1 point. I think it takes a lot of awareness and game sense to be able to retain that hand for Bharat to make sure that it doesn't go in. Can they pull off? Yes, this super tackle. This is the second time the DNH Foundation has got a super tackle on Ashu. We've spoken about this before, right? It's very tough for a raider to come in and raid when there are 2 or 3 defenders. DNH Foundation seems to have some sense on how to tackle him in a super tackle. They can't always be waiting for a super tackle to take Ashu down. They have to find a way to break through this team. They have to push the Amit Ashok Academy to an all-out. It is going to be the single most important thing. Because right now for them, they have 4 players on mat. If they can take down with Ashu out of the mat, it might be a tough time for the Amit Ashok Academy to come back very quickly. Here's Ankit, my dark horse on my Dream 11 team. Who was the dark horse on your Dream 11 team, Aparna? For me, it was Ashu Malik, क्योंकि मैंने उनका गेम काफ़ी बार देखा है और मेरे लिए वही थे जिनको मैंने सोचा हुआ था कि ये यहाँ पे परफॉर्म बहुत ही अच्छा करेंगे और वो कर भी रहे हैं।
But Aparna, Ashu is an easy choice. He's not what you would call a dark horse. You want to create a great team on Dream 11, you have to have a player who's who's surprising you on the performance side. Ankit has been that guy. Of course, Ashu has been there. I would think there will be a lot of very disappointed Dream 11 players today. For people who have picked Partik in their as their captain. And in one of my teams, I have done that. So I'm a little disappointed, of course. But I'm very happy on my other teams where I have Ashu and Ankit leading the charge. Of course, if you talk about DNH team, I would say in DNH team, Partik Huda is the player who might be the dark horse because उनको कोई भी नहीं जानता था कि वो किस तरीके से खेलते हैं. K7 क्वालिफायर्स में भी उनका परफॉर्मेंस कुछ खासा नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम के लिए डिफेंस जहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा है, उन्होंने अकेले ने अब तक 7 पॉइंट डिफेंस में ले लिए हैं. That's a very interesting stat, Aparna. I never realized that Partik Hooda in 3 games in the qualifiers had just taken 3 points. And today in this one game alone, he has taken 7 points. So Partik Hooda is really leading the charge and, playing from the corner positions, playing when your defense is down and delivering these kind of performances. He's there at the back of your screen, jersey number 7 walking around. He's moving to the right corner of your screen. That's Bharat on your screen right now. He's been there, to be honest, he's been their main raider today. He hasn't measured up. Clearly, we came into this match saying this is a contest between the 2 main raiders, right? One raider has taken the game away from the other raider. And Bharat has just not been able to match up to Ashu. There's Ashu on your screen in jersey number 7, sitting there, a little enjoying his time on the bench. Do you think he's happy? Of course not. Of course not. Who will be happy to be on the bench? I would be. I'm not getting pounded by my defenders. I would really enjoy sitting there. I've gotten my team to a 22-point lead. I will be sitting pretty and saying, यार करने दो लोगों को और लोग भी करेंगे काम. मैंने तो अपना काम कर लिया है. Of course you would be. You are a lazy one. But at the same time यहाँ पे भरत है जो अपनी टीम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं रेड पॉइंट्स लेने में अब तक, और यहाँ पे एक और बार उनको डैश करके बाहर भेजा है जर्सी नंबर 10 में AAA अकेडमी से रौनक अगर अरविंद आपने अगर ध्यान दिया होगा तो रौनक अब तक 2 या 3 बार भरत को ही अपना शिकार बना चुके हैं. मैंने उनको डैश करते हुए देखा है, कम से कम 2 बार तो मैंने ही देखा है कि उन्होंने भरत को अपना शिकार बनाया हुआ है और एक और पॉइंट आता हुआ. I might be the lazy one, Aparna, but I am the stats one. And Ronak has got 4 points. आपने सही देखा, उसने भरत को पकड़ा होगा 2 बार. But Ronak has been showcasing, what it takes to build a strong defense. As Bharat came in and went out, that dash was so timely. What for me is standing out today is that the Amit Ashok Academy are putting in really good dashes. They're getting their covers into the game. When you can run a defense where your covers are integral to your defensive strategy, it's a very tough time for the opposing team, right? And Ashu is back. As I said, they weren't able to capitalize on that super tackle on Ashu. Can they put in another super tackle? We have Partik Hooda there attempting it. Oh, that was tough. Partik really was waiting for Ashu to run into his legs. Ashu looked forward to it. He was aware. He went in and jumped out. I think this is Partik's first unsuccessful tackle of the match. यस ऑफ कोर्स. और आपको मैं AAA के डिफेंस की जब हम बात कर रहे हैं, एक और यहाँ पे पॉइंट आता हुआ आपको मैं ये बता दूँ कि अमित हुडा अपनी डिफेंस के बारे में K7 क्वालिफायर्स के टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट थे जब उनका डिफेंस नहीं चल पाया था. लेकिन इस बार उन्होंने ये बोल दिया था क्योंकि उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है तो वो अपने डिफेंस को, क्योंकि वो एक डिफेंडर है, उन्होंने ये चीज़ अपने डिफेंडर्स को यहाँ पे बहुत ही सिखा पढ़ा कर भेजा है कि आप डिफेंस में गलती नहीं करेंगे. और वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रही है. एक डिफेंडर होने के नाते उन्होंने अपना डिफेंस बहुत टाइट कर रखा है. These are very tough conditions to be an athlete. It's raining outside. You're losing points. How would you think about it? I mean, coming into the match, the DNH Foundation have their next game in the evening today. They are playing at 8 p.m. again. Do you think they will recover quickly, mentally, physically, and honestly, come in with a strategy?
कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत गलती रही थी। डीएनएच फाउंडेशन के कोच यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे जब आज सुबह टीम बनकर आई थी, तो हो सकता है कि वो एक चूक थी जिसमें, क्योंकि जो कोच है वो लेट पहुँचे, तो उस वजह से यहाँ पे हो सकता है कि डीएनएच इस टाइम पे स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है और उनका एक और मैच है अभी आज शाम को, तो क्या वो यहाँ पे कर पाएंगे, वो तो हमें शाम को ही पता चलेगा कि वो किस तरीके से खेलेंगे। लेकिन यहाँ इस समय पे हम देख सकते हैं कि अमित अशोक एकेडमी बहुत ही शानदार गेम दिखा रही है अपना। NH Foundation is facing up against the Narwal Sports Academy. That team came, second in Pool A. Pool A was a very strong team. It had the Bahini School, it had the Parveen and Jasveer Academy. Parveen and Jasveer Academy, who, almost topped Pool A of the stage up event from just concluded day before. So in that pool, Narwal Sports Academy had actually outperformed the Parveen and Jasveer Academy. So they are a strong team. So facing up against them for DNH Foundation may not be easy. So if they don't come back with a strong plan, if they don't watch the Narwal team that is going to be playing next, if they don't come back with a well prepared plan, this is going to be a tough first day for them. And in a tournament like this, starting off on the right foot becomes very important. It is a long tournament. They have 8 matches. They have 7 matches to go. But sometimes, getting the right momentum in your start is often very important to carry forward. We know the DNH Foundation has a brand ambassador for whom mental strength is probably his strong story. He was a strong proponent of the Man Ki Jeet campaign. He came in saying players have to think about their mental health actively all the time. They have to think about physical health along with mental health. So for a team like that coming in, this is important. Now, another fantastic tackle by Ronak. By Ravi. व्हाट अ ब्रिलियंट टैकल, किस तरीके से वो उन्होंने एंकल होल्ड किया, और साथ में डिफेंस में जर्सी नंबर 9 में थे दीपक, उनका सपोर्ट मिला। बहुत ही शानदार टैकल। जैसे कि आप बात कर रहे थे अरविंद की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए हमारे पास यहाँ पे फिजियोज मौजूद हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ हम यहाँ पे अपने प्लेयर्स का कोशिश कर रहे हैं कि हर प्लेयर से हम जाकर बात करें, उनकी परेशानियों को हम दूर कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली ये मेंटल हेल्थ उनको खुद से अपने आप से इस चीज़ पे काम करना होगा, उनके कोचेस को उनके साथ काम करना होगा कि प्रेशर में नहीं, किस तरीके से आप खेल सकते हैं या किस तरीके से अपने मेंटल स्थिति को और सुधार सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, भाई बहन, हर किसी से भी आप बात करके अपनी मेंटल हेल्थ का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले मैच में अगर ये हाल है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डीएनएच जो हमारे मन की जीत कैंपेन के एक बहुत बड़े फेस थे, वो यहाँ पे अपनी टीम के साथ बात करेंगे और अपनी टीम को इस सिचुएशन से शाम के मैच के लिए रेडी भी करेंगे। That's a very good insight, Aparna. I'm also very hopeful that Deepak will talk to his team, get them up mentally, and what Kabaddi Adda has done with the Man Ki Jeet campaign, what Kabaddi Adda has done with this event is really exciting for the future of Kabaddi itself. As we speak, the DNH Foundation continues. What is good to see is they're retaining their intensity, right? The score difference matters. In a league like this, the score difference is probably going to be one of the things that will come in the way of your pool table standings. So it's important for the team to continue to keep getting every point they can. Amit Ashok Academy is also thinking similarly and saying it is important for us to keep getting every point we can. Look at them. Look at that tackle. That was done in front of the bonus line, right at the balk line.
एंकल को अपने कब्जे में लिया और फूल की तरह बाहर फेंक दिया। जिस तरीके से यहाँ पे अक्षय ने टैकल किया, बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि उनको उनकी शक्ल पे ऐसा था कि ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। लेकिन वहीं जर्सी नंबर 3 में इस समय पे ट्रिपल ए अकेडमी के रेडर खाली हाथ वापस जाते हुए डीएनएच के प्रतीक हुडा, जो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं डिफेंस में, यहाँ पे रेडिंग करने आए हैं। That looked like a safe raid as he came in. Barely crossed the balk line and put in a run. But if he was looking to do an empty raid, he should have just touched in and come back quickly. 4 minutes to go. Can the DNH Foundation get their score up into the 35-40 range? Because that will suddenly help their points difference. That is not going to help. Those running hand touches on the left corner should be avoided. That was just sloppy play by the left corner. He should have stepped out of that well in advance. और यहाँ एक और टैकल होता हुआ नज़र आ रहा है, जर्सी नंबर 10 और जर्सी नंबर 9, दीपक और रौनक। देखिए किस तरीके से उनको ब्लॉक किया और सपोर्ट के साथ रेडर को मैट से बाहर। एक और बार डीएनएच फाउंडेशन ऑल आउट की कगार पर है। जर्सी नंबर 3 में ट्रिपल ए अकेडमी से रोहित है रेड पर। प्रतीक हुडा का एक और असफल टैकल, लेकिन इस समय पे वो अपने डिफेंस में सबसे अच्छे चल रहे हैं। See, another thing which is really good to observe, Aparna, is how Amit Ashok Academy are using their team, right? They are not sending Ashu. After this win was in the bag, Ashu has hardly been raiding. They are very clear, our top raider is important. We need to protect him through the tournament. Instead of overusing him and sending him for every raid and allowing other teams to have a good look at him, understand how he raids, they are protecting Amit and they're protecting Ashu. And having that sort of thinking is a really valuable one. बिल्कुल सही कहा। इस समय पे जब उनको पता है कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस उनका स्कोर का बढ़ चुका है, उस समय पे आशु को प्रिजर्व करके ही खेलना चाहिए, क्योंकि वो उनके लीड रेडर है। और यहाँ अक्षय का एक और शानदार एंकल होल्ड के साथ डिफेंस। डीएनएच फाउंडेशन इस मैच में तीसरी बार ऑल आउट। स्कोर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आखिरी चंद मिनट बचे हैं इस मैच के ख़त्म होने में। बाहर कड़ाकेदार बारिश हो रही है। गुरुग्राम में फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी में ये मैच चल रहा है। I think we are heading towards having our highest score of the tournament, Aparna. Do you remember the previous game? It was the last game of Pool A. I think it was a 60-61 score, if I remember right, where the Bahini school lost by 1 or 2 points. And now we've already seen the Amit Ashok Academy hit 60 points. Do you think this is going to be the highest scoring game of the tournament? इट कैन बी, पर अभी यहाँ पे ये देखना होगा कि ये मैच अभी 2 मिनट में और कितना चलेगा। क्या यहाँ पे ट्रिपल ए अकेडमी इसको अब थोड़ा लूज़ खेलेंगे, क्या वो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेंगे? लेकिन उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स यहाँ पे इस टाइम पे मैट पे उतारे हुए हैं। अगर हाईएस्ट पॉइंट्स की बात करें तो परवीन एंड जसवीर एकेडमी और छज्जूराम एकेडमी के जो बीच हुआ था मैच, उसमें परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने 71 पॉइंट्स लिए थे। तो 71 तो मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा इस समय पे, क्योंकि आखिरी 1 मिनट 45 सेकंड का ही समय बचा है। और यहाँ पे भरत है इस समय पे रेड पर। भरत लंबे कद के रेडर हैं, जो वैसे उनका स्टैट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आज वो ज़्यादा कुछ चल नहीं पाए हैं। जहाँ पे प्रतीक भी नहीं चल रहे हैं, सिर्फ डिफेंस में एक ही डिफेंडर चलता हुआ नज़र आया है डीएनएच फाउंडेशन में। For teams coming into a tournament of this level, where they are playing with the intensity at which they are playing, where they are bringing in youth athletes, it is very important that the coach of the team has a very strong plan, making sure that you preserve your lead raiders, making sure you preserve your key players for the big moments instead of overusing them, is a very strong strategy. It's what it takes to win tournaments. Winning tournaments is not about winning a game. It's a long event. To win this tournament, a team has to first win, has to play 8 pool games,
They have to play them well. They have to win enough of them. They have to make sure they don't get injured. Out players, you can't replace players because of COVID protocols in this event. They then have to play a Super 6 where every team has to play at least 4 games, and then they have a playoffs, right? A semi-finals and a finals. So given that this is a 17-day tournament, 18-day event, you know, teams aren't used to playing such long tournaments in kabaddi. Given all of that, the role of the coach, the team manager, the physios from AOSM, it's a very, very important role. And getting these things in order very, very early is going to be critical for good performances. And as we speak, they run down the clock. A very, very strong win here for the Amit Ashok Academy. You know, they come back and play at 6 p.m. today evening. Don't forget to tune in for that. And do make your teams on Dream 11. Watch this live on Fan Code. And watch the DNH Foundation come back to a very strong performance at 8 p.m. tonight. अमित अशोक अकेडमी 63 पॉइंट्स के साथ ये मैच डीएनएच फाउंडेशन से जीत चुकी है। 26 स्कोर है डीएनएच फाउंडेशन का। इस मैच के बाद हमारा अगला मैच होगा। Thank you so much for turning in. Aparna, I will be stepping out. I'm sure you will be giving our viewers a big context of what is coming up next, how the people performed. But thank you so much for having me on air. I really enjoyed this show. थैंक यू सो मच अरविंद। जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि अगला मैच हमारा होगा 12 बजे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बीच। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन वर्सेस नरवाल गोल्डन क्लब, दोनों नरवाल की टीम्स एक दूसरे के साथ 12 बजे भिड़ने वाली है। आप सभी से मुलाकात होगी अब अगले मैच के दौरान। फैन कोड पर लाइव देखिए। मैं अपर्णा जाना विदा लेती हूँ। गुड बाय।